गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अंशु सर और आज हम देखेंगे साइंस क्लास 7 का रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर 6। तो चलिए, माय टीचर स्टडी प्लेटफॉर्म के नाम से हमारा यूट्यूब पर चैनल है। मैं अंशु सर फर्स्ट टू 10th लेवल के, चाहे कंपटीशन में एग्जाम में आता हो, चाहे जो स्कूल एकेडमी में आता हो, डिफरेंट टाइप्स के सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। मैं स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। और ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। उन लोगों तक जरूर वीडियो को पहुंचाएं जिनको वीडियोस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हर किसी के पास कोचिंग के लिए सफिशिएंट मनी नहीं है और बहुत सारे लोगों के पास, बच्चों के पास कोचिंग है तो बहुत दूर हैं, वो पहुंच नहीं पाते हैं। तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपके पास नॉलेज है, शेयरिंग इज़ केयरिंग, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। आप भी आगे कोशिश कीजिए बढ़ाने की, और जो है बाकी यहाँ से आपको मटेरियल मिल जाएगा। आप किसी भी कॉम्पिटिशन तैयारी कर रहे हों, चाहे स्कूल में क्लास 6-7 पढ़ रहे हों, आप भी इंजॉय करिए क्लास को। डीपली क्लास है, चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ाया गया, डीपली नॉलेज दीजिए। जिस भी अगर एग्जाम में बैठे हों या कॉम्पिटिशन बैठे हों, जिसमें भी 6, 7, 8 की NCERT आती हैं, भगवान करे आपके अच्छे नंबर आएँ, आपके कॉम्पिटिशन में नंबर आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 7। वाई डू वी रेस्पायर? हम जो है जो रेस्पिरेशन होता है क्यों करते हैं? ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, आर मेड अप ऑफ स्मॉल माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स के बने हुए हैं, जिन्हें हम सेल्स कहते हैं। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं एनवायरनमेंट में, वर्ल्ड में जो प्रेजेंट हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, वो क्या है, छोटे छोटे सेल से बने हुए हैं। सेल से मिलके बनता है टिश्यू, टिश्यू से बनते हैं ऑर्गन, ऑर्गन से मिलके बनता है ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म की कह सकते हैं क्या बनती है, एक बॉडी बनती है। तो उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। दीज सेल्स हैव डिफरेंट फंक्शन। तो जो छोटे छोटे सेल से जो बने हुए हैं ऑर्गेनिज्म, हर एक सेल का जो है, क्योंकि हर बॉडी पार्ट्स में इतने सारे ऑर्गन हैं, हर ऑर्गन जो अलग अलग सेल से मिलकर बना हुआ है, तो उनके वर्क भी अलग अलग होंगे। तो हर सेल का डिफरेंट फंक्शन है टू परफॉर्म ऑर्गेनिज्म सच एज। हर एक का अलग अलग फंक्शन है हर ऑर्गेनिज्म का, जैसे कि डाइजेशन करना, रेस्पिरेशन करना, ट्रांसपोर्टेशन करना, एक्सक्रीशन करना, हर एक का अलग अलग फंक्शन है। इसलिए ये क्या करते हैं, जो सेल होती हैं हमारी, द सेल कैन परफॉर्म दिस फंक्शन, वो सेल ही जो है परफॉर्म करती हैं सारे फंक्शन को, ओनली इफ दे गेट एनर्जी टू डू शो। तो जो भी हम खाना खाते हैं, या फिर ऐसे बोल सकते हैं सेल क्या करते हैं, जो फूड को ब्रेक डाउन करते हैं। तो किसी भी ऑर्गन में जो वर्क करती है वो करती हैं सेल्स, मिल के सेल्स जो वर्क करती हैं। तो हर सेल का वर्क अलग अलग होता है। तो एक तरह से आप ये सोचिए, जो सेल क्या करती है, फूड को ब्रेक डाउन करती है, और फूड में से जो एनर्जी रिलीज होती है उसे कंज्यूम करती है, उस एनर्जी से जो है क्या करती है, वर्क करती है। इसी को हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन कहते हैं। हैंस ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड फूड, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड की ज़रूरत है, विच गेम देम टू रिक्वायर्ड एनर्जी, जिससे उन्हें एनर्जी मिले और वो जो है अपना अपना वर्क ठीक से कर सकें। क्योंकि हर सेल से ऑर्गन बना हुआ है, तो हर सेल के लिए, ऑर्गन को चलाने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो फूड जब भी ब्रेक डाउन होगा, वो उसमें से एनर्जी ले लेंगे, और एनर्जी ले लेंगे तो क्या होगा, उससे क्या होगा, वो वर्क कर पाएंगे। तो इसी को हम कहते हैं रेस्पिरेशन। The energy present in the food gets released when the organisms respire or breathe. जब भी रेस्पिरेशन होता है और ब्रीथिंग होती है, उस टाइम जो है क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है, उससे जो है सेल क्या कर लेते हैं, एनर्जी को ले लेते हैं और फिर वर्क कराते हैं। अब हम बात करेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन की। सेलुलर रेस्पिरेशन कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस, एक प्रोसेस होता है इन विच द फूड जो होता है डेट विल बी ईट इज ब्रोकन, जो टूटता है इनसाइड द सेल के अंदर, विच रिजल्ट इन द रिलीज ऑफ एनर्जी, जो कि एनर्जी रिलीज करता है। और सेल में भी बहुत सारे क्या होते हैं, अलग अलग पार्ट होते हैं जिनको एनर्जी की जरूरत होती है, वो उनको पहुंचा देती है ताकि सेल अच्छी तरह से वर्क कर पाएँ। सेल अच्छी तरह से वर्क कर पाएंगे, सेल से मिलकर टिश्यू बने, तो और टिश्यू से मिलकर बने ऑर्गन, और वो ऑर्गन जो ठीक से काम कर पाएंगे, तो हमारा ऑर्गन सिस्टम जो होगा वो भी ठीक से वर्क कर पाएगा। तो सारा कुछ डिपेंड है वो सेल्स पे, सेल्स ही रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। All the cells in living organisms undergo in cellular respiration. The release of energy during cellular respiration, इसको आप याद रखिएगा। ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, जो भी खाना हमने लिया उसमें ऑक्सीजन जब मिल जाता है तो उसमें से एनर्जी रिलीज होती है, जैसे आपको दिख रही है, और जो वेस्ट बच जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को जो है क्या कर देता है, रिलीज कर देता है। आगे पढ़ेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन में। सेलुलर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन अ सेल ऑर्गेनेल कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया। जो सेलुलर रेस्पिरेशन जो होता है, जो सेल के किस पार्ट में जो वर्क करता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑक्सीजन डेट एन ऑर्गेनिज्म ब्रीथ इन रिएक्ट्स विद द कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज प्रेजेंट इन द फूड एंड रिजल्ट इन द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। तो जैसे आपको दिख रहा है, टिश्यू सेल है, क्या कर रहा है, CO2 को बाहर निकाल रहा है और ऑक्सीजन को क्या कर रहा है, अंदर ले रहा है, डिजोल्व कर रहा है प्लाज्मा में। जैसे कि आपको इमेज में दिख रहा है, देखिए एयर क्या आ रही है,
ऑक्सीजन आई, कार्बन डाइऑक्साइड गई, और कौन कौन वर्क कर रहा है, कैसे कैसे जा रही है, कैपिलरीज के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रहा है, ऑक्सीजन इन आ रही है, ठीक है, आरबीसी में, और फिर वहीं के वहीं क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला, CO2 को बाहर निकाला, वो बाहर निकल गई, ऑक्सीजन अंदर आ गई। तो इस तरह से वर्क करता है। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, जो रेस्पिरेशन होता है वो दो तरह से होता है, एक ऑक्सीजन की प्रेजेंट में और एक ऑक्सीजन की एब्सेंट में। तो वो दोनों हम पढ़ेंगे, एरोबिक रेस्पिरेशन, एनएरोबिक रेस्पिरेशन, दोनों को हम पढ़ेंगे। दिस काइंड ऑफ रेस्पिरेशन, देखिए बाइलिंगुअल क्लास है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों ही बच्चों के लिए है, आराम से आप पढ़ सकते हैं। दिस एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे पहले। दिस काइंड ऑफ रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये रेस्पिरेशन होता है। इट्स लीड्स टू रिलीज अ हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी, इसमें से हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है जो कि ATP की फॉर्म में हमें मिलती है। अब ATP क्या है वो बड़ी क्लास में हम पढ़ेंगे। दिस टाइप ऑफ एनएरोबिक रेस्पिरेशन में देखेंगे, दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन हैपेंस इन द सेल्स में होता है, लेकिन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है। अब ऑक्सीजन की एब्सेंस होगी तो क्या होगी, एनर्जी जो होगी वो कम अमाउंट में रिलीज होगी। थर्ड पॉइंट देखेंगे एरोबिक में, ह्यूमन बींग्स एंड मैनी अदर एनिमल अंडरगो एरोबिक रेस्पिरेशन, ज़्यादातर जो है एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ऑल्सो रिलीज इन एरोबिक रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन अंदर होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर को क्या करते हैं हम, रिलीज करते हैं। इसमें क्या एनारोबिक में थर्ड पॉइंट, ईस्ट जो होता है जो फर्मेंटेशन में काम आता है, अल्कोहल बनाने में, वाइन बनाने में, बियर बनाने में, ईस्ट जो क्या होता है बड़ी बड़ी इंडस्ट्री वगैरह में यूज़ होता है, वो आगे देखेंगे। ईस्ट एंड समटाइम्स ह्यूमंस बीइंग में भी अंडरगो एनारोबिक रेस्पिरेशन आपको देखने को मिलेगा कभी कभी समटाइम। एनिमल मसल्स जो होती हैं रिलीज करती हैं लैक्टिक एसिड, एंड ईस्ट रिलीज करती है एथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन एरोबिक रेस्पिरेशन। ये याद रखिएगा, एनिमल्स जो मसल्स रिलीज करती हैं वो करती हैं लैक्टिक एसिड एनारोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू, और क्या करते हैं, ईस्ट जो करती है रिलीज करती है इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड को एनारोबिक के टाइम पे, और हमारी बॉडी क्या रिलीज कर रही है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर। अब हम देखेंगे एनारोब्स क्या होते हैं। ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म दैट कैन एग्जिस्ट इन द एब्सेंस ऑफ एयर आर कॉल्ड एनारोब्स, जो कि जो है एब्सेंस ऑफ एयर में क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, उन्हें एनारोब्स कहते हैं। दे अंडरगो एनारोब रेस्पिरेशन, ये एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, एंड हैंस गेट एनर्जी इवन विदाउट ऑक्सीजन, और बिना ऑक्सीजन के भी ये जो है क्या करते हैं, सर्वाइव कर पाते हैं, एनर्जी ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ईस्ट हो गया, दीज आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं यानी सिंगल सेल से बने हुए होते हैं। डेट एग्जिस्ट इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एज वेल, इसमें भी जो क्या होता है एब्सेंट होती है ऑक्सीजन की, और ये वर्क करते हैं। देखिए सेल कुछ ऑर्गेनिज्म रहते हैं सिंगल सेल यूनिसेलुलर बोल सकते हैं, लेकिन ह्यूमन बींग्स हैं, एनिमल्स हैं, बहुत सारे ऐसे स्पीसीज़ हैं जो कि मल्टी सेलुलर बने हुए हैं। एज अ बायो प्रोडक्ट आप देखेंगे दे रिलीज द इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं ईस्ट, डेट इज़ वाई दे आर टू मेक वाइन, एल्कोहल, बियर वगैरह बनाने में मदद करते हैं, जिसे हम फर्मेंटेशन कहते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स देखेंगे, समटाइम्स मसल्स जो होती हैं ह्यूमन बींग्स की कैन रेस्पायर विदाउट ऑक्सीजन, कभी कभी कुछ मसल्स जो होती हैं बिना ऑक्सीजन के भी क्या करती हैं, समटाइम्स क्या करती हैं बिना ऑक्सीजन की रेस्पायर करती हैं। दिस जनरली हैपेंस, ये कभी कभी होता है व्हेन वी अंडरगो हैवी एक्सरसाइज, जब हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने लग जाते हैं, सच एज रनिंग, वेट लिफ्टिंग, साइकिलिंग और वॉकिंग, और लॉन्ग ड्यूरेशन तक बहुत लंबे समय तक करने लग जाते हैं, तब कभी कभी क्या होता है ऑक्सीजन की सप्लाई वहाँ तक नहीं पहुँच पाती है, तो वहाँ पे जो है एनारोबिक रेस्पिरेशन आपको देखने को मिलेगा। इन सच सिचुएशन, इस सिचुएशन में द मसल्स रिक्वायर मोर एनर्जी चाहिए होती है, एंड द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज़ नॉट इनफ, एनर्जी बहुत चाहिए होती है तो वहाँ सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है। हैंस एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द मसल्स, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन कभी कभी आपको मसल्स में देखने को मिलता है। एज अ रिजल्ट, अगर उसका रिजल्ट देखा जाए, मसल्स ऑल्सो प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड छोड़ने लग जाती है अलॉन्ग विद एनर्जी के साथ। द लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट्स इन द मसल्स एंड कॉज क्रैम्प्स, और क्रैम्प्स वगैरह आपको देखने को कभी कभी क्या होते हैं, मिल जाते हैं, एकदम मांस का एकदम खिंचाव होना, चढ़ जाना। That is why we often feel cramps while we do heavy exercise। जब हम देख लेते हैं अचानक से ऐड सी जाती है शरीर, जो मांस जो होते हैं, तो ग्लूकोज क्या होता है, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। इन ऑर्डर टू गेट रिलीफ फ्रॉम क्रैम्प्स से रिलीफ करने के लिए, कभी आपने देखा होगा स्पोर्ट्समैन को भी खेलते हुए, कभी कभी जब ज़्यादा ही रनिंग कर लेते हैं वो हैवी, तो क्या होता है, वो उन्हें क्रैम्प्स आ जाते हैं। इन ऑर्डर टू गेट रिलीफ फ्रॉम क्रैम्प्स वी कैन टेक अ हॉट वाटर बाथ, और मसाज वगैरह दी जाती है। मसल्स वगैरह में खासकर क्रिकेटर को आपने देखा होगा अचानक से लेट जाते हैं, क्रैम्प आ जाते हैं उनके। दिस इज सो बिकॉज हॉट वाटर बाथ और मसाज इंप्रूव द ब्लड सर्कुलेशन इन द मसल्स वगैरह में हम क्रैम्प्स को सही करने के लिए वाटर बाथ करते हैं, ठीक है, हॉट वाटर से बात करते हैं, मसाज कर सकते हैं मसल्स को। एज अ रिजल्ट द ऑक्सीजन जो है सेल्स में पहुँचने लग जाती है, जिससे कि जो है लैक्टिक एसिड जो है क्या हो जाता है, ब्रेक्स हो जाता है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और फिर हम जो ठीक हो जाते हैं।
तो अभी तक हमने पढ़ा रेस्पिरेशन के बारे में, उसके दो टाइप पढ़े, एरोबिक, एनाएरोबिक। ठीक है, रेस्पिरेशन क्या आता है, ब्रेक डाउन ऑफ फूड, जो कि सेल्स में देखने को मिलता है, सेल करती हैं और एनर्जी क्या करती हैं, गेन कर लेती हैं, इससे वो वर्क कर पाती हैं। और सेल में भी कौन से ऑर्गेनल्स में, माइटोकॉन्ड्रिया में। अब आएगी बात ब्रीथिंग की। ब्रीथिंग माने होता है सांस लेना और सांस छोड़ना, इनहेलिंग और एक्सहेलिंग। ब्रीथिंग कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज विद द हेल्प ऑफ देयर रेस्पिरेटरी ऑर्गन, जो हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, नेजल कैविटी हो गया, ये सारी जो चीज़ मिली हुई होती है, लंग्स, डायफ्राम वगैरह, ये सब क्या होते हैं, मिलके जो वर्क करते हैं। ऑक्सीजन रिच, इसमें क्या होता है, जो ऑक्सीजन रिच होती है वो इनहेल होती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिच जो होती है वो बाहर एक्सहेल होती है। ऑक्सीजन रिच एयर इज प्रेजेंट इन सराउंडिंग एंड रिलीज आउट एयर दैट कंटेन्स हाई अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन इट। ब्रीथिंग अकर्स कंटिन्यूसली इन द ऑर्गेनिज्म, ब्रीथिंग हमेशा चलती रहती है। हाँ, रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग आपको एक साथ देखने को मिल सकती हैं। ब्रीथिंग रेट माने होता है सांस का लेना, जो हम सांस लेते हैं कितनी बार जो है सांस हमने ली छोड़ी। कैन बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ टाइम्स इनहेलिंग कितनी बार की और एक्सहेलिंग कितनी बार की, उसे हम ब्रीथिंग रेट कहते हैं। ऑफ टाइम अ पर्सन ब्रीथ इन अ मिनट। द ब्रीथिंग रेट इज़ नॉट ऑलवेज कॉन्स्टेंट, ह्यूमन बींग में कॉन्स्टेंट नहीं रहती भी। जनरली कभी कभी वो हम रनिंग एक्सरसाइज वगैरह में फास्टर भी हो जाती है। वेन अवर बॉडी नीड्स मोर एनर्जी, फॉर एग्जाम्पल वाइल एक्सरसाइज के टाइम पे, दिस इज बिकॉज द बॉडी नीड्स मोर ऑक्सीजन चाहिए होती है। जितनी ज़्यादा हम वर्क एक्टिविटी करेंगे उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होगी, उतनी ज़्यादा हमें एनर्जी चाहिए होगी। डेट कैन ब्रेक डाउन द फूड एंड प्रोड्यूस मोर एनर्जी। एक बात आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, MCQ भी बनते हैं। एन एवरेज एडल्ट ह्यूमन बीइंग जो है, जो ब्रीड करता है 15 to 18 टाइम्स करता है इन अ मिनट में। वाइल एक्सरसाइज के टाइम पे द रेट कैन चेंज, जो हो जाता है वो 25 टाइम्स हो जाता है। ये जो है आप याद रखिएगा, जो इनहेलिंग और एक्सहेलिंग का टाइम है, ये एक औसत समय 15 से 18 बार जो है ये होता है सांस लेना छोड़ना, और 25 टाइम्स उसमें देखने को मिल जाता है। ये औसत जो है चेंज होता रहता है। द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग इन ह्यूमन बींग्स, मनुष्य में सांस लेने की प्रक्रिया। वी कैन टेक इन एयर, क्या करते हैं, वी कैन टेक इन द एयर प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट में जो एयर है उसको हम लेते हैं अवर नोस्ट्रिल्स के थ्रू, विच ट्रेवल थ्रू अ नेजल कैविटी के थ्रू जो जाता है, देन इट मूव्स थ्रू अ विंड पाइप, ठीक है, एंड रीचेज द लंग्स में फिर जो चले जाते हैं वो, जैसे कि आपको दिख रहा है, देखिए पहला है द लंग्स लोकेटेड इन द चेस्ट कैविटी, लंग्स जो है चेस्ट कैविटी में लोकेट होते हैं, ठीक है, रिब्स से जो ढके हुए होते हैं, जो हमारी जो पसली होती हैं उनसे। ऑन द फ्लोर ऑफ द चेस्ट कैविटी के फ्लोर में एक आपको मसल्स की शीट मिलेगी जिसे डायफ्राम बोलते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा है, सारा इमेजेस में आप देख रखे हैं, ये सारे रेस्पिरेटरी सिस्टम है जो कि वर्क करते हैं। ब्रोंकाइलोस हो गए, ब्रोंचाइटिस हो गए, ट्राइकियल, लैरिंक्स जो होता है, ये वॉइस बॉक्स होता है हमारा, नोज के थ्रू जाती है। एल्वियोले वो होते हैं छोटे छोटे ब्रोंकाइलिस में आपको मिलेंगे, राइट लंग, लेफ्ट लंग, और ये दोनों लंग्स के बीच में जो ऐसे प्लेट टाइप का आपको दिख रहा है, डोम शेप का जो दिख रहा है उसे डायफ्राम बोलते हैं। ये क्या है, सारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है जो कि हमें हेल्प करता है ड्यूरिंग द ब्रीथिंग प्रोसेस। जब हम सांस लेते हैं, द मूवमेंट ऑफ द रिब्स अंदर बाहर जाना और डायफ्राम का जो है ऊपर नीचे होना, ये आपको दिखाई देगा। दिस इज सो बिकॉज द लंग्स एक्सपेंड होती हैं और क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती हैं ड्यूरिंग ब्रीथिंग। सांस जब बाहर अंदर लेते हैं तो इस टाइम क्या होता है, तो क्या होता है, इनहेल भी होती है, एक्सहेल भी होती है, अंदर भी जाती है, एक्सपेंड भी होती है, कॉन्ट्रैक्ट भी होती हैं। एज वी टेक इन एयर इट फिल्स अप द लंग्स, जब हम एयर लेते हैं तो लंग्स फिल हो जाती हैं। दिस मूव डायफ्राम, फिर वो डायफ्राम में जाती हैं डाउनवर्ड में, एंड द रिब्स आउटवर्ड, और रिब्स जो है आउटवर्ड हो जाती हैं। द लंग्स व्हेन रिलीजिंग आउट एयर, जब हम सांस छोड़ते हैं फ्रॉम द बॉडी, विच ब्रिंग्स बैक डायफ्राम, तो बैक जाती है डायफ्राम नीचे, एंड द रिब्स टू ओरिजिनल पोजीशन, और रिब्स जो होती हैं अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाती हैं, रेस्ट पोजीशन में आ जाती हैं। इनहेलेशन माने होता है सांस लेना और छोड़ना। Inhalation is the process of taking air contain oxygen inside the body. During inhalation के टाइम पे द डायफ्राम जो होता है मूव्स डाउन, नीचे की तरफ जाता है, जो लंग्स के नीचे जो डोम टाइप का आपको दिख रहा है दोनों लंग्स के फेफड़ों के बीच में, ठीक है, वो नीचे की तरफ जाता है। एंड द रिब्स मूव्स मूव अपवर्ड, और रिब्स जो है ऊपर की तरफ आती हैं, एंड आउटवर्ड, इस तरह से। देयर बाय इंक्रीजिंग द स्पेस इन चेस्ट कैविटी का स्पेस बढ़ जाता है। दिस लीड्स टू मूवमेंट एयर इनसाइड द लंग्स, जो कि क्या होगा, जो मूवमेंट आपको दिखाई देता है इनसाइड लंग्स में। एक्सहेलेशन माने होता है सांस छोड़ना, देखिए आपको थोड़ा कैविटी रिड्यूस होती हुई दिख रही है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जो है वो भी रिलैक्स होते हुए दिख रही हैं, डायफ्राम भी जो है रिलैक्स हो रहा है। एक्सहेलेशन एक प्रोसेस है रिलीजिंग आउट एयर दैट कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड, जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालती है।
ड्यूरिंग एक्सहेलेशन के टाइम पे तो डायफ्राम होता है हमारा मूव्स टू इट्स फॉर्मर पोजीशन, अपने फॉर्मर पोजीशन में आ जाता है। एंड रिब्स मूव, जो क्वेश्चन बनते हैं कि इनहेलेशन के टाइम पे रिब्स का पोजीशन क्या होती है, डायफ्राम की पोजीशन क्या होती है, ये पता होनी चाहिए। एंड द रिब्स मूव डाउनवर्ड हो जाती हैं एंड इनवर्ड हो जाती हैं, देयर बाय रिड्यूसिंग द साइज ऑफ चेस्ट कैविटी। उसमें चेस्ट कैविटी का साइज क्या होता है, कम हो जाता है। एज वी इनहेल द एयर प्रेजेंट इन द सराउंडिंग समटाइम्स वेरियर अनवांटेड एलिमेंट्स भी कभी कभी हमारे अंदर आ जाते हैं एयर के साथ। स्मोक डस्ट आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन इट, हाउएवर दे आर गेट स्टक इन द हेयर इन आवर नोस्ट्रिल। बहुत सारी जो डस्ट वगैरह पार्टिकल्स जो होते हैं वो हमारी नोज़ में जो हेयर होते हैं वहीं रुक जाते हैं, बट सम ऑफ देम, बहुत जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो नेजल कैविटी में आ भी जाते हैं। दे दस कैन कॉज इरिटेशन, जो हमें इरिटेशन देते हैं नेजल कैविटी में, विच मेक्स अस स्नीज, जिसकी वजह से हम छींकते हैं। तो वाई डू वी स्नीच, हम क्यों हमारी छींक निकल जाती है, वो स्नीच क्यों होते हैं, इस वजह से। दिस हेल्प इन गेटिंग रिड ऑफ अनवांटेड पार्टिकल आउट ऑफ द नेजल कैविटी। वो जो स्नीच की वजह से वो अनवांटेड पार्टिकल रिलीज होते हैं, बाहर की तरफ कोशिश करते हैं। फिर भी अगर कुछ रह जाते हैं तो जो हमें क्या होता है, उससे सर्दी जुकाम हमें देखने को मिलता है, हमें इन्फेक्शन हो जाता है, फिर हम उसकी दवाई गोली लेते हैं, मेडिसिन करानी चाहिए। ये तो अभी तक देखा हमने ह्यूमन रेस्पिरेशन। अब हम देखेंगे थोड़ा सा ब्रीथिंग इन कॉकरोच। कॉकरोच क्या होते हैं, जो ट्राइकिया होता है उनकी श्वासन नली जैसे कहते हैं। मैनी इंसेक्ट जैसे कॉकरोच हो गए, स्मॉल ओपनिंग्स होते हैं, छोटे 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 होल्स होते हैं जिन्हें हम स्पायरिकल्स कहते हैं। उसके थ्रू क्या करते हैं, उनकी बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं, वो जो क्या करते हैं, रेस्पायर करते हैं। ऑल्सो दे हैव एन एयर ट्यूब होते हैं लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द ट्राइकिया, ठीक है, ट्राइकिया बोलते हैं जिन्हें, डेट अलाउ एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन दिस इंसेक्ट में एक्सचेंज करने में हेल्प करते हैं। द एयर एंटर द बॉडी थ्रू द स्पाइकल, तो इंसेक्ट्स में क्या होता है, स्पाइकल्स के थ्रू जो है एयर एंटर करती है और डिफ्यूज होती है इन द सेल वाया ट्रैकिया, और बाहर निकलती है वो ट्रैकिया के थ्रू। सिमिलरली द एयर फ्रॉम द सेल्स एंटर द ट्रैकिया एंड मूव्स आउट ऑफ द स्पाइकल। तो ये चीज़ चलती है। जैसे कि ब्रीथिंग इन अर्थवर्म में आपको देखने को मिलेगा, अर्थवर्म हैव सॉफ्ट स्लाइमिंग एंड मॉइस्ट स्किन होती है, हैंस द गैसेस कैन ईजिली पास इन एंड आउट ऑफ द अर्थवर्म इट्स स्किन में से। सिमिलरली फ्रॉग ऑल्सो हैव अ स्लिपरी एंड मॉइस्ट स्किन होती है उसकी, देन दे कैन हेल्प इन ब्रीथिंग। हाउएवर फ्रॉग्स कंटेन्स लंग्स टू, उनकी लंग्स भी होती हैं। फ्रॉग एक ऐसा एम्फीबियन है जो पानी में भी रहता है और लैंड पे। एम्फीबियन वो होते हैं जो पानी में भी रहते हैं, लैंड पे भी रहते हैं। जब फ्रॉग छोटा होता है, टैडपोल होता है, तो वो सांस लेता है गिल से। जब फ्रॉग बड़ा हो जाता है तो वो सांस लेता है किससे, पानी में है तो मॉइस्ट स्किन से, और अगर वो अर्थ पे लैंड पे है तो क्या करता है, उसके लंग्स से लेता है सांस। इस चीज़ को याद रखिएगा, फ्रॉग थोड़ा इंपॉर्टेंट है। फिश सबको पता है गिल से सांस लेती है। कैसे, जब ऑक्सीजन, वाटर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो जैसे ही उसकी गिल से टकराती है उसी टाइम एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस हो जाती है और ऑक्सीजन अंदर आ जाती है। एनिमल्स दैट लिव इन अंडर वाटर हैव स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन, जिसे हम गिल्स कहते हैं। दे आर कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, कॉम्ब जो होता है जैसे हमारे कंगे वगैरह जो होते हैं ऐसे प्रेजेंट ऑन स्क्रीन, उनकी स्क्रीन पे होते हैं, स्किन पे of these animals. Gills allow exchange of gas between the animals and the water easily. Some animals called the amphibians जो होते हैं can breathe on land by lungs पे सांस लेते हैं, जैसे फ्रॉग का एग्जांपल बताया था मैंने। और पानी में होते हैं तो मॉइस्ट स्किन से लेते हैं, अंडर वाटर फॉर एग्जांपल फ्रॉग और टॉड्स। और मछली जो सांस लेती है वो किससे लेते हैं, गिल्स से। इनहेलेशन एक्सहेलेशन में मैंने आपको बताया, उसमें बक्कल कैविटी, इसमें ओरल कैविटी, फेरिंग्स, ईसोफेगस, गिल्स इन चैम्बर, ये आपको दे रखा है। ब्रीथिंग इन फिश का वो दे रखा है, इनहेलेशन इसके थ्रू, एक्सहेलेशन इसके थ्रू। इतना आता नहीं है वैसे, बस ये पूछा जाता है गिल्स के थ्रू सांस लेती हैं, तो जो आपको पता होनी चाहिए। प्रेजेंट ऑफ वाटर में जो ऑक्सीजन होती है वो उसी टाइम जो है जैसे वो उनके गिल्स पे टच होती है उसी टाइम वो एक गैस को एक्सचेंज कर देते हैं। ह्यूमन्स बीइंग में पढ़ लिया, फिश में पढ़ लिया, फ्रॉग में पढ़ लिया, ठीक है, कॉकरोच में पढ़ लिया, अर्थवर्म में पढ़ लिया। अब हम देखते हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स भी रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है। कुछ प्लांट्स दोनों तरफ से लीव्स जो होती है उनकी, उससे भी सांस लेते हैं, और कुछ जो है क्या है, इसके साथ साथ वो जो रूट्स हेयर होते हैं उनसे भी जो है रेस्पिरेशन करते हैं। प्लांट्स रेस्पायर थ्रू टिनी पोर्स, लीव्स में टिनी पोर्स जो होते हैं, छोटे छोटे पोर्स जो है मौजूद रहते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा। उनमें गार्ड सेल्स होते हैं जो कि ओपन होते हैं, क्लोज होते हैं, जिसके थ्रू वो वाटर को रिलीज कर देते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं। ऑक्सीजन एंटर द प्लांट वाइल कार्बन डाइऑक्साइड लीव्स द प्लांट थ्रू दिस स्पोर्स। Roots of plants respire through air space present in the soil. Soil में जो स्पेस प्रेजेंट होता है उनके थ्रू भी वो जो क्या करते हैं, रेस्पायर करते हैं। The woody stem of plant have lenticles to for the exchange of respiratory gases. Why plant can die if over water?
क्यों जो है प्लांट जो है मर जाते हैं अगर उसे हम ज़्यादा पानी देते हैं तो। क्यों? वी नो डैट द रूट्स गेट ऑक्सीजन फ्रॉम द सॉइल, हमें ये पता है कि रूट्स जो है सॉइल में से, मिट्टी में से पानी लेती है। वी ऑल्सो अंडरस्टैंड डैट द एयर इन द सॉइल प्रेजेंट इन द बिटवीन द सॉइल पार्टिकल में छोटी छोटी जगह रहती है, यहाँ पे क्या होता है, एयर प्रेजेंट रहती है। एलोंग विद द एयर द सॉइल कंटेंट्स ऑल्सो सम वाटर और मॉइस्चर वगैरह भी वहाँ रहते हैं। अगर उसमें हम और ज़्यादा वाटर ओवरफ्लो कर देंगे, ऑलरेडी वहाँ वाटर है, ठीक है, तो एयर स्पेस था वो भी खत्म हो जाएगा और वाटर भी ज़्यादा हो जाएगा। इफ़ वी ओवर वाटर द प्लांट द स्पेस बिटवीन द सॉइल पार्टिकल गेट क्लोग्ड, एज अ रिजल्ट द रूट्स विल नॉट बी एबल टू गेट इनफ एयर नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से वो रेस्पायर नहीं कर पाएंगे और विदाउट रेस्पिरेशन क्या होगा, वो जो है डाई कर जाएंगे, वो मर जाएंगे। इसलिए हमें कहते हैं ना पौधों को ज़्यादा पानी नहीं देना चाहिए, पौधे ख़राब हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो ये सारे रीज़न होते हैं। और दूसरी बात, वाटर ज़्यादा दोगे तो वाटर में सॉल्ट प्रेजेंट रहता है, वो भी रूट्स को ख़राब कर सकते हैं। तो ये था छोटा सा चैप्टर। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, समझ में आया होगा, डीपली पढ़ा होगा। हर एक पॉइंट मैंने समझाया था। कुछ अगर समझ में ना आए तो कमेंट कर दीजिएगा, अलग से शॉर्ट्स बना देंगे उसका आपको समझाने के लिए। तो माय टीचर स्टडी प्लेटफॉर्म के नाम से हमारे यूट्यूब पर चैनल है, आप कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई करूँगा। और अपनी एडवाइस दीजिए, जब आप कमेंट करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है कि हाँ कोई मेरे पढ़ाया हुआ पढ़ रहा है। तो मैं अंशु सर फिर मिलता हूँ नई वीडियो के साथ, नए कंसेप्ट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।